ऑलराइट, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इस वीडियो के अंदर हम डिफॉर्मेशन के कुछ क्वेश्चंस डिस्कस करना चाहेंगे। उससे पहले मैं आपको चैप्टर का एक क्विक मैथमेटिकल रिव्यू दे देता हूँ ताकि कुछ फार्मूलाज हमें याद आ जाएं। सबसे पहले इस चैप्टर में एक इम्पॉर्टेंट बात है कि एक्सटेंशन ऑफ अ मटेरियल इज इक्वल टू द एक्सटेंडेड लेंथ माइनस द ओरिजिनल लेंथ। फिर हुक्स लॉ था इसमें, F equals to KE, where K is the spring constant, E is the extension. फिर इसके अलावा वर्क डन ऑन अ स्प्रिंग, या फिर अगर लीनियर रिलेशनशिप है, दैट मीन्स इफ अ ग्राफ is with force and extension and the graph is a straight line, in this case the area under the graph is equal to work done, और वही वर्क डन स्ट्रेन एनर्जी के बराबर भी होता है। तो स्ट्रेन एनर्जी या इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला होता है हाफ इंटू एफ इंटू ई, या फिर एनर्जी इक्वल्स टू हाफ इंटू के ई स्क्वायर। अगर ये ग्राफ कर्व होना शुरू हो जाए कुछ इस तरीके से, तो इसके नीचे का जो सारा एरिया होता है, ऑल ऑफ दैट एरिया इज इक्वल टू वर्क डन। लेकिन वो वर्क डन सारे का सारा एनर्जी के बराबर नहीं होता, बिकॉज सम ऑफ द एनर्जी विल बी अब्सॉर्ब्ड टू परमानेंटली डिफॉर्म द स्प्रिंग। अगर हम फोर्स को बढ़ाते जाएं, उसके बाद फोर्स को आहिस्ता आहिस्ता कम करते जाएं, तो द स्प्रिंग इज गोइंग टू हैव सम परमानेंट डिफॉर्मेशन इन इट। So in this case, work done on the spring is not equal to the strain energy stored in the spring. फिर इसके अलावा एक फॉर्मूला जो मेरे जहन में आ रहा है वो ये है, नंबर 5, स्ट्रेस के लिए। स्ट्रेस होता है फोर्स ओवर एरिया। स्ट्रेस के लिए ये सिंबल भी कभी कभी यूज होता है, सिग्मा। फिर नंबर 6 मेरे जहन में आ रहा है स्ट्रेन। स्ट्रेन के लिए ये सिंबल यूज होता है, it is equals to extension divided by the original length. Number 7, यंग्स मॉडुलस, या फिर पेपर में कैपिटल ई इस्तेमाल होता है, दैट इज स्ट्रेस डिवाइडेड बाय स्ट्रेन। या फिर हम फाइनल फार्मूला इसका अक्सर ये भी लिखते हैं, एफ एल नॉट ओवर ई इंटू ए। ऑल राइट। फिर नंबर 8 पे पैरेलल कॉम्बिनेशन ऑफ स्प्रिंग्स अगर लगे हों, पैरेलल कॉम्बिनेशन के लिए कंबाइंड स्प्रिंग कांस्टेंट होता है K1 प्लस K2 प्लस K3, और जितने भी स्प्रिंग्स लगे हैं उन सब के स्प्रिंग कांस्टेंट्स को ऐड करते हैं तो पैरेलल कॉम्बिनेशन का स्प्रिंग कांस्टेंट ज़्यादा होता जाता है। नंबर 9, सीरीज के लिए स्प्रिंग कांस्टेंट्स का रेसिप्रोकल एडअप होता है, K1 प्लस 1/K2 प्लस 1/K3। ये तीन स्प्रिंग्स अगर सीरीज में लगे हों तो उनका कंबाइंड स्प्रिंग कांस्टेंट KT इस तरीके से निकाला जाता है। ओके, लेट्स सी हमारे पास कौन कौन से फॉर्मूलाज कहाँ कहाँ पर अप्लाई होंगे, उनको सीखने की कोशिश करते हैं। बिफोर दैट, इफ यू हैव समथिंग टू से, प्लीज सेंड मी अ मैसेज। Anyway, this will be the first question here. Question 1. It says the Young's modulus of steel is twice that of copper. तो इसको मैं इस तरीके से एक्सप्रेस करता हूँ, Young's modulus of steel is equals to 2 times the Young's modulus of copper. Okay. A 50 centimeter length of copper wire of diameter this much. ये है कॉपर वायर का डायमीटर, इसको मैं DC कह देता हूँ। ये उसकी लेंथ है, लेट्स कॉल दिस LC, is joined to a 50 सेंटीमीटर लेंथ ऑफ स्टील। ये है जी लेंथ ऑफ स्टील, इसको मैं LS कह देता हूँ। इसका डायमीटर है 1 मिलीमीटर, तो ये है डायमीटर ऑफ स्टील, मेकिंग अ कॉम्बिनेशन ऑफ लेंथ 1 मीटर एज शोन। ओके। द कॉम्बिनेशन ऑफ द वायर इज स्ट्रेच्ड बाय अ वेट एडेड टू इट्स एंड। अब यहाँ पर जो भी वेट हमने ऐड किया है, आपको ये जहन में रखना है जी, ये एक तरह का पैरेलल कॉम्बिनेशन, सॉरी सीरीज कॉम्बिनेशन है। ये कॉपर वायर के साथ यहाँ पर ये स्टील वायर है जो सीरीज में अटैच्ड है। सो यू हैव टू रिकॉल दैट फोर्स इज सेम इन सीरीज। दैट मीन्स जितनी फोर्स हमने यहाँ पर अटैच किया है, वही फोर्स स्टील वायर में भी है, वही फोर्स इस कॉपर वायर में भी है। सेम फोर्स जी, बिकॉज लाइन ऑफ एप्लीकेशन ऑफ अ फोर्स इज द सेम। दोनों स्प्रिंग्स एक ही लाइन में अटैच्ड हैं, इसलिए जितनी फोर्स आपने लगा ली है वो दोनों स्प्रिंग्स के लिए सेम है। ओके। फिर मैं एक फॉर्मूला याद करता हूँ, यंग्स मॉडुलस होता है FL ओवर EA। अब ए तो हमारे पास कहीं है ही नहीं,
ए निकालने के लिए पाई डी बाई 2 होल स्क्वायर करना पड़ेगा, बिकॉज इनका सर्कुलर क्रॉस सेक्शन होगा वायर का, और सर्कल का एरिया होता है पाई आर स्क्वायर, और आर निकालने के लिए डी बाई 2 करना पड़ता है। आपको याद होगा जी, पिछले लेसन्स में ये भी कर चुके हैं हम। यंग्स मॉडुलस इज इक्वल्स टू 4 टाइम्स एफ एल डिवाइडेड बाई ई पाई डी स्क्वायर। ओके, अब हमें चाहिए एक्सटेंशन ऑफ स्टील हमने ऊपर रखनी है, एक्सटेंशन ऑफ कॉपर हमने नीचे रखनी है। तो इसी फॉर्मूला को मैं एक्सटेंशन के लिए अरेंज कर देता हूं। दैट बिकम्स एक्सटेंशन इक्वल्स टू 4 टाइम्स एफ एल डिवाइडेड बाय यंग्स मॉडुलस इनटू पाई डी स्क्वायर। अगर आप सोच रहे हैं कि ये 4 यहाँ कैसे आ गया है, तो बेसिकली यहाँ पर ये d का स्क्वायर करें, 2 का स्क्वायर करें, तो ये d स्क्वायर बाय 4 बनता है। और जब डिनोमिनेटर में यहाँ पर 4 है तो वो ऊपर जाकर मल्टीप्लाई हो जाता है। इसलिए मैंने ये मैथमेटिकल स्टेप स्किप कर दिया था, डायरेक्टली 4 ऊपर ही लिख दिया था। अब एक्सटेंशन ऑफ स्टील वायर यानी कि ई एस ऊपर होना चाहिए, और एक्सटेंशन ऑफ कॉपर वायर ई सी नीचे होना चाहिए। हम इस पूरे को एक दफा फिर से फॉर्मूला में स्टेट कर देता हूं। अब इसमें हम सिर्फ कॉपर वाली चीजें सब्स्टिट्यूट करेंगे। लेट्स सी हाउ दिस कुड बी डन। सबसे पहले तो जो कॉमन चीजें हैं वो मैं कैंसिल कर देता हूँ। 4 और 4, एफ और एफ कैंसिल हो सकता है, एल और एल कैंसिल हो सकता है, पाई और पाई कैंसिल आउट हो सकता है। ये सब दोनों स्टील और कॉपर के लिए दोनों सेम चीजें थी। अब इधर ऊपर बचेगा 1 डिवाइडेड बाय द यंग्स मॉडुलस ऑफ स्टील इनटू द डायमीटर ऑफ स्टील का स्क्वायर। ऑल ऑफ दिस वाज डिवाइडेड बाय 1 डिवाइडेड बाय यंग्स मॉडुलस ऑफ कॉपर इनटू डायमीटर ऑफ कॉपर का स्क्वायर। अगर मैं इनको ऐसे लिखना चाहूँ, ई एस इंटू डी एस स्क्वायर डिवाइडेड बाय 1 ओवर ई सी इंटू डी सी स्क्वायर। डिवीजन साइन को मल्टीप्लिकेशन में कन्वर्ट करते हैं तो ये जो डिनोमिनेटर में मौजूद है चीज ये ऊपर चली जाती है। दैट मीन्स फाइनली यू विल गेट ई सी यंग्स मॉडुलस ऑफ कॉपर इंटू डी सी डायमीटर ऑफ कॉपर का स्क्वायर डिवाइड बाई यंग्स मॉडुलस ऑफ स्टील इंटू डायमीटर ऑफ स्टील का स्क्वायर। यंग्स मॉडुलस ऑफ कॉपर जरा ऊपर देखते हैं। कॉपर का यंग्स मॉडुलस था ई एस बाई 2, या फिर हम ये कर लेते हैं कि ऊपर ई सी ही लिखा रहने देते हैं, और नीचे जहां ई एस लिखा है उसकी जगह हम 2 ई सी लिखते हैं, क्योंकि यंग्स मॉडुलस ऑफ स्टील उसने हमें बताया दैट इज 2 टाइम्स द यंग्स मॉडुलस ऑफ कॉपर। ओके, मल्टीप्लाइड बाय डायमीटर ऑफ कॉपर, देखें जी कहां पर है। डायमीटर ऑफ कॉपर है 2 मिलीमीटर। ओके, तो डायमीटर ऑफ कॉपर की जगह मैं लिखता हूँ 2, इसका स्क्वायर ले लेते हैं। मैंने मिली को मीटर में कन्वर्ट इसलिए नहीं किया क्योंकि मैं नीचे वाले डायमीटर को भी मिलीमीटर में ही लिखा रहने दूंगा, दैट इज 1 मिलीमीटर। तो यहाँ पर आता है 1 और इसका स्क्वायर। अब फिर से कुछ चीजें कॉमन है वो कैंसिल हो जाती हैं, ई सी एंड ई सी कैंसल्स आउट। ऊपर 2 का स्क्वायर, दैट इज 2 का स्क्वायर इज 4 डिवाइडेड बाय 2 into 1 का square, that is 2. The final answer comes out to be 2. So the correct answer for this question is going to be 2. Okay, here is the next question for the video. This is question number 2. This says the diagram shows a large crane on a ये बड़ा पॉपुलर क्वेश्चन है, काफी लोगों ने मुझे ये सवाल बार बार भेजा, और इसमें ना एक दफा स्ट्रेस है और एक दफा स्ट्रेन भी है। आप देखेंगे इसी डॉक्यूमेंट में सबसे ऊपर मैंने यहाँ पर वो स्ट्रेन वाला क्वेश्चन भी इंक्लूड किया है, सॉरी एक्सटेंशन वाला क्वेश्चन भी इंक्लूड किया है। इसमें ये काफी सारी एक्सप्लेनेटरी वर्किंग है। अगर आप मेरी बात सुनेंगे तो मुझे ये सब लिखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। लेट्स गेट बैक टू द क्वेश्चन, एंड द क्वेश्चन सेज A model is made of the crane। अब इसमें इतनी सारी चीजें होंगी, प्लीज मेरे साथ साथ रहिएगा, हर बात पे फोकस करने की कोशिश करेंगे। Large crane on a construction site lifting a cube-shaped object at a constant speed. Okay, all right. A model is made of the crane, its load and cable supporting the load. That means केबल भी मॉडल में शामिल है, लोड भी मॉडल में शामिल है, क्रेन भी मॉडल में शामिल है। द मटेरियल यूज्ड फॉर ईच पार्ट ऑफ द मॉडुलस इज द सेम। वो कह रहा है कि मटेरियल जो है ना वो तो सेम है। मटेरियल सेम होने का मतलब यह है कि यंग्स मॉडुलस इज सेम। यंग्स मॉडुलस को हम ई से रिप्रेजेंट कर रहे हैं। दैट इन द फुल साइज क्रेन केबल एंड लोड द मॉडल इज 1/10 द फुल साइज इन ऑल लीनियर डायमेंशन। दिस इज द कैच हियर। मॉडल की जो एक लेंथ है ना
वो रियल लाइफ में 10L के बराबर है। दैट्स द इंपॉर्टेंट पार्ट। दैट मीन्स लेट से इस क्रेन की लेंथ रियल लाइफ में जो हाइट थी, लेट से वो थी 100 मीटर्स, तो मॉडल की हाइट 1/10 होगी। दैट मीन्स 100 डिवाइडेड बाय 10, दैट इज 10। दिस इज व्हाट दिस लाइन मीन्स। उन्होंने हमें कहा द मॉडल इज 1/10 द फुल साइज इन ऑल लीनियर डायमेंशंस। दैट मीन्स आप जो भी लेंथ रियल लाइफ क्रेन पे मेजर करोगे, वो इस मॉडल के ऊपर वो वाली लेंथ 1/10 ऑफ दैट लेंथ से रिप्रेजेंट होगी। जैसे हम मैथ्स में स्केल्स बना लेते हैं ना, 1 सेंटीमीटर टू शो दिस मच, दिस मेनी न्यूटन्स, दिस मेनी मीटर पर सेकेंड्स, तो इसी तरह यहाँ पर उन्होंने हमें स्केल बता दिया है। तो अगर कोई एक्सटेंशन होगी लेट्स से x, तो रियल लाइफ में वो 10x होगा। क्रेन के ऊपर अगर कोई एरिया है तो वो, अब क्योंकि 1/10 है तो वो 10 का स्क्वायर टाइम्स दैट एरिया होगा इन रियल लाइफ। यह भी थोड़ा सा जरा समझने की कोशिश भी करते हैं। लेट्स सी, हमसे कहा हुआ है व्हाट इज द रेशियो स्ट्रेस इन द केबल ऑन द फुल साइज क्रेन डिवाइड बाय स्ट्रेस इन द केबल ऑन द मॉडल क्रेन। अब स्ट्रेस का फॉर्मूला होता है फोर्स डिवाइडेड बाय एरिया। फोर्स डिवाइडेड बाय एरिया, यहां पर ये अप्लाइड फोर्स है, एंड द अप्लाइड फोर्स शुड बी इक्वल टू द वेट ऑफ द लोड। वेट ऑफ द लोड। अब वेट ऑफ द लोड जो होता है वो तो मैस इनटू ग्रेविटी होता है, और जो मैस होता है वो है डेंसिटी मल्टीप्लाइड बाय वॉल्यूम। So basically weight is going to be density multiplied by volume multiplied by gravity. And this A is the cross area of the wire. Cross area of wire. अब एरिया तो ऐसे निकलता है ना जी, πd/2 होल स्क्वायर। अब इस केबल का जितना भी डायमीटर है ना ऑन द मॉडल, मॉडल के ऊपर रियल लाइफ में वो 10 टाइम्स दैट डायमीटर होगा। ये हमें इस स्टेटमेंट से पता चला है। नाउ लेट्स सी, मैं पहले इस लोड की वॉल्यूम निकालता हूं, वो कैसे निकलेगा। लेट्स से इस लोड की, ये क्योंकि क्यूब शेप्ड ऑब्जेक्ट है, इसकी एक लेंथ अगर मैं x कह देता हूं, x, बाकी सारी लेंथ्स भी x होंगी। दैट मींस वॉल्यूम ऑन वॉल्यूम ऑफ मॉडल, मॉडल पे इसकी वॉल्यूम होगी x³, जबकि वॉल्यूम ऑन रियल लाइफ क्रेन, अब एक लेंथ तो होगी 10x के बराबर, उसका क्यूब आप ले लेंगे तो 1000x आ जाएगा, x³। ये रियल लाइफ में उस ऑब्जेक्ट की वॉल्यूम है, ये मॉडल के ऊपर उस ऑब्जेक्ट की वॉल्यूम है। ओके, नाउ वेट विल बी इक्वल्स टू, डेंसिटी तो सेम रहेगी, वॉल्यूम है v, यहां पर मैं थोड़ा सा इसको इंप्रूव कर देता हूं, वेट ऑन मॉडल, मॉडल के ऊपर वेट होगा, डेंसिटी मल्टीप्लाइड बाय वॉल्यूम है x³ इंटू ग्रेविटी, और वेट ऑन क्रेन, क्रेन के ऊपर वेट डेंसिटी उतना ही है, वॉल्यूम होगा 1000x³ इंटू g। ओके, नाउ क्रॉस सेक्शनल एरिया, एरिया ऑन मॉडल, मॉडल पे एरिया होगा इसका πd/2 होल स्क्वायर, जबकि क्रॉस सेक्शनल एरिया ऑन क्रेन, रियल लाइफ क्रेन में जो तार का क्रॉस सेक्शनल एरिया है, दैट्स गोइंग टू बी 10d/2 होल स्क्वायर, πd²/4, एंड दिस विल बी π100d²/4। एक छोटी सी ब्रेक लेते हैं। अभी तक आपके जहन में कोई कंफ्यूजन आ रही है तो प्लीज सेंड मी अ मैसेज, आई विल टेक अ लिटिल ब्रेक, एड्रेस योर प्रॉब्लम्स। ये मेरे पास सारी इंपॉर्टेंट चीजें जो जो मुझे चाहिए थी वो सब मेरे पास आ गई जी। फोर्स यानी वेट भी आ गया, और एरिया वो भी आ गया मेरे पास। अभी तक मुझे बताएं, एवरीथिंग इज ओके सो फार? नो, इट्स नॉट डिफिकल्ट, इट्स नॉट डिफिकल्ट एट ऑल। देखो, सिर्फ एक एक चीज के बारे में बस सोचने की जरूरत पड़ती है। It takes time, yes, but it's not difficult.
शाबाश, सब मेरे साथ हो। जिसको भी प्रॉब्लम आती है सेंड मी अ मैसेज राइट देयर। ओके, आई विल एड्रेस ऑल योर प्रॉब्लम्स नाउ। उन्होंने हमें कहा स्ट्रेस इन द केबल ऑन द फुल साइज क्रेन। तो स्ट्रेस स्ट्रेस इन क्रेन डिवाइडेड बाय स्ट्रेस इन मॉडल। क्रेन में स्ट्रेस कैसे निकलेगा? फोर्स ऑन द क्रेन डिवाइडेड बाय एरिया ऑन द क्रेन। ऑल ऑफ दिस इज डिवाइडेड बाय फोर्स ऑन द मॉडल डिवाइडेड बाय द एरिया ऑफ द मॉडल। ये एरिया क्रॉस सेक्शनल एरिया है उस तार का जो मॉडल में इस्तेमाल हो रही है। तो फोर्स ऑन द क्रेन तो वेट के बराबर है जी, वो उठा के ले आते हैं इधर। डेंसिटी इनटू, लेट्स यूज अ डिफरेंट कलर, डेंसिटी इनटू 1000 एक्स क्यूब इनटू जी डिवाइडेड बाय एरिया कितना है क्रेन के ऊपर, पाए 100 डी स्क्वायर बाय 4। आपकी इजाजत से ये 4 मैं इधर ऊपर ले जाके लिख दूं, किसी को मसला तो कोई नहीं? मैं इसके साथ यहां पर मल्टीप्लाइड बाय 4 कर देता हूं एंड देन डिवाइड दिस विद फोर्स ऑन द मॉडल कितना है, वो हमें यहां से वेट के बराबर है, डब्ल्यू ऑन मॉडल, दैट इज डेंसिटी इंटू एक्स क्यूब इंटू जी डिवाइडेड बाय एरिया ऑन द मॉडल, वो ये लिखा हुआ है आपके पास, पाई डी स्क्वायर बाय 4। आपकी इजाजत से ये फोर्स मैं ऊपर ले जाके फिर से इधर मल्टीप्लाई कर देता हूँ ताकि जरा मेरा एक्सप्रेशन जो है वो गंदा सा ना लगे, ज्यादा गंदा ना लगे, अभी भी गंदा ही है वैसे तो। अब हम चीजों को जरा यहाँ सिंप्लीफाई करते हैं। डेंसिटी इस डेंसिटी से कट जाती है, पाई इस पाई से कट जाता है, एक्स क्यूब इस एक्स क्यूब से कट जाता है, जी इस जी से कट जाता है, 4 इस 4 से कट जाता है, डी स्क्वायर इस डी स्क्वायर से कट जाता है। सब कुछ तो कट गया, आगे रह क्या गया है? ये 1000 रह गया है, ये 100 रह गया, और नीचे तो कुछ भी नहीं बचा है। तो 1000 divided by 100, the answer comes out to be 10. So the correct answer is going to be C, 10. एक छोटी सी ब्रेक लेते हैं, देखते हैं सब कुछ ठीक है या नहीं। All right, that is great. I am so happy everything's okay so far. Let's move on to the next question here. आई होप जिन्होंने हमें क्वेश्चंस भेजे हैं वो अब साथ साथ आंसर्स वेरीफाई कर रहे हैं. इफ आई एंड अप गेटिंग अ रॉन्ग आंसर, इनकरेक्ट आंसर, send me a message to let me know. Moving on to the next question, that is question number 3 for the video. It says two wires x and y are made of different अच्छा जी different metals हैं, इसका मतलब है different Young's modulus. The Young's modulus of wire X, okay, EX is twice that of the wire Y. मतलब EX is equal to 2 times the Young's modulus of the wire Y. इस जैसा एक क्वेश्चन अभी आपने पीछे भी अटेम्प्ट किया है. The diameter of wire X dx is equal to half that of the wire Y. dx is half that, यानी dy by 2. मैं जरा अपनी आसानी के लिए ना ये 2 यहां ले जाके मल्टीप्लाई कर लेता हूँ, 2 dx इक्वल्स टू dy. ओके, चलो आगे चलें. The wires are extended with the same strain and obey Hooke's law. Same strain, कहते हैं टेंशन इन द वायर एक्स निकालो. क्या क्या चीजें हैं जो टेंशन इन द वायर एक्स. अच्छा जरा याद करते हैं, यंग्स मॉडुलस होता है स्ट्रेस डिवाइडेड बाय स्ट्रेन. ओके, तो मैं इसको लिख सकता हूँ यंग्स मॉडुलस इनटू स्ट्रेन इक्वल्स टू स्ट्रेस होता है फोर्स डिवाइडेड बाय एरिया. अब जो फोर्स जिसकी हम बात करते हैं ना फॉर्मूला में, असल में यही टेंशन होती है. तो टेंशन है हमारे पास यंग्स मॉडुलस इनटू स्ट्रेन इनटू एरिया. जो सिंबल यहां यूज किया ना मैंने, ये स्ट्रेन का सिंबल है. ओके, एरिया की जगह पर फिर से वही पाई डी बाय 2 होल स्क्वायर डालना पड़ जाएगा. तो फॉर्मूला बनता है ई इंटू strain into pi d by 2 whole square. This is equal to the force or the tension. अच्छा, ये जो मैंने 2 dx by dy लिखा है ना, मैं जरा ऊपर लिख लेता हूँ, 2 dx equals to dy. मुझे थोड़ी जगह चाहिए थी, that's why I erased it from there. Now tension in the wire x, tx divided by ty. Tension in the wire x और divided by tension in the wire y हमें चाहिए. तो फोर्स या टेंशन का तो फॉर्मूला ये बनाया हमने, हम उठा के लाते हैं इसको. Ex, Young's modulus of x multiplied by strain multiplied by pi
dx बाय 2 का स्क्वायर है। ऑल ऑफ दिस इज डिवाइडेड बाय टी वाई के लिए यंग्स मॉडुलस ऑफ वाई इंटू स्ट्रेन इंटू पाई डी वाई बाय 2 होल स्क्वायर। ज्यादातर चीजें कट जाएंगी इधर। अब देखते हैं ई एक्स उन्होंने हमें बताया दैट इज इक्वल टू 2 टाइम्स ऑफ ई वाई। तो यहाँ ई एक्स की जगह मैं ये 2 टाइम्स ऑफ ई वाई डाल देता हूँ इधर। ये बनता है 2 टाइम्स इंटू ई वाई, बाकी सारा एक्सप्रेशन एज इट इज, यंग्स मॉडुलस मल्टीप्लाइड बाय पाई डी एक्स, ओके, dx whole square by 4 and then all of this is divided by ey अपनी जगह into strain into pi। अब dy की जगह पर आप देखें dy was equal to 2 times of dx, तो मैं dy की जगह लिखता हूं 2 times of dx, then all of this was being divided by 2 और फिर इसका स्क्वायर। ये जो मैंने रेड से लिखा है ना, ये वो चीजें हैं जो मैंने सब्स्टिट्यूट की हैं। अब बस चीजें काट देंगे, स्ट्रेन और स्ट्रेन कटता है, पाई और पाई कटता है, ई वाई और ई वाई कट जाता है। ठीक है जी, यहाँ से ये एक 2 इस वाले 4 के 2 से कट सकता है, तो ऊपर आपके पास सिर्फ बचेगा डी एक्स स्क्वायर बाय 2 और नीचे 4 dx² बाय 4। ये 4 और ये 4 भी कट सकता है। ठीक है जी, और फिर उसके बाद ये लिखा हुआ है dx² बाय 2, डिवाइड दैट विद dx²। तो मल्टीप्लिकेशन में कन्वर्ट करेंगे तो 1/dx² और यहाँ पर dx²बाय 2 है, तो यहाँ से dx² और dx² कट जाता है, पीछे बचेगा सिर्फ 1/2। होपफुली बी इज द करेक्ट आंसर। इफ आई हैव मेड एनी मैथमेटिकल एरर प्लीज लेट मी नो, दैट्स क्वाइट पॉसिबल। इस क्वेश्चन में देखिएगा कौन सी बात, कौन सा स्टेप आपको नहीं पता चला। आई विल बी मोर देन हैप्पी टू टेल यू दैट। सेंड मी अ मैसेज। All right. Here is the next question. This is hopefully question number what, 4? Okay. This is a great question. This is an amazing question. It actually gets you thinking. ध्यान से देखिएगा। अब ये ना एक सिलेंडर है जो अंदर से हॉलो है। Just to keep our video short, just to make it quick, मैं डायरेक्टली उस स्ट्रैटेजी की तरफ आता हूँ जिससे हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। आप सब ने किसी ना किसी कैपेसिटी में ये क्वेश्चन देखा होगा, आपकी नज़रों से गुजरा होगा। इस क्वेश्चन को एक ही तरीके से सॉल्व किया जा सकता है, वो ये दैट वी कट इट फ्रॉम हियर अक्रॉस दिस लेंथ एंड देन वी फ्लैटन इट आउट। इसको इस तरह फ्लैट कर लें कि फिर ये एक क्यूबॉइड बन जाए। ये एक क्यूबॉइड बन चुका है। हमने ये एक पाइप था जो अंदर से हॉलो था, सिर्फ ये उसकी थिकनेस थी, हमने उसको काट के ना इसको फ्लैटन आउट कर लिया है। ओके, नाउ इस क्यूबॉइड की ये जो हाइट है ना, दैट वाज W, जो यहाँ ऐसे इंडिकेटेड है आपके लिए। अब इसके ऊपर जो टेंशन T अप्लाई की गई है वो मैं इंडिकेट कर देता हूँ। The tube is under tension caused by a force T parallel to the axis of the tube. Okay. To reduce the stress in the material of the tube, it is proposed to thicken the walls. अच्छा जी, W को कम या ज्यादा करना है हमने. Okay. The tube diameter and the tension being constant. अच्छा जी, tension constant है. Tension constant है और tube का diameter भी constant है. Okay. Which wall thickness gives half the stress? Okay. Okay. फॉर्मूला याद करें, स्ट्रेस होता है फोर्स ओवर एरिया। अगर हमने टेंशन को कांस्टेंट रखना है, ये जो फोर्स है दिस इज द टेंशन, राइट। अगर इसको कांस्टेंट रखना है तो सिग्मा इनटू ए शुड बी इक्वल टू टेंशन। ए क्या चीज है? ये इसका ये वाला क्रॉस सेक्शनल एरिया हरगिज नहीं है,
A is only this cross-sectional area that I am indicating with this blue line here. और ये जो मैंने इसको flatten out किया है उसमें this is the cross-sectional area जिसको मैं यहाँ blue से indicate कर रहा हूँ. And do you realize that this horizontal length here यहाँ से लेके यहाँ तक isn't that the circumference? ये circumference वाली लेंथ थी ये ही इसको flatten out करके ये लेंथ बनी है ना. Circumference का फॉर्मूला होता है 2 pi r. ओके और उन्होंने हमसे डायमीटर पूछा है द ट्यूब डायमीटर को कांस्टेंट रखना है हमने. ओके ऑलराइट. अब आइडेंटिफाई करें कि कांस्टेंट है जी. एक तो टेंशन तो मैं कहता हूं टेंशन बिफोर शुड बी इक्वल टू टेंशन आफ्टर. आई होप इसमें किसी को कोई एतराज नहीं क्योंकि उसने कहा टेंशन कांस्टेंट है. तो स्ट्रेस बिफोर मल्टीप्लाइड बाय एरिया बिफोर equals to stress after multiplied by the area after. अब जितना स्ट्रेस पहले था अब हम चाहते हैं कि स्ट्रेस उससे आधा हो जाए. तो आप देखें आफ्टर जहां स्ट्रेस आफ्टर लिखा है उसकी जगह मैंने पहले वाले स्ट्रेस का हाफ लिख दिया है. पहले वाला एरिया था W मल्टीप्लाइड बाय 2 पाई आर. ये 2 पाई आर सरकमफेरेंस है जी इस ट्यूब का. सरकमफेरेंस फ्लैटन आउट किया हमने इसको यहां से काट के तो वही सरकमफेरेंस ये वाली हॉरिजॉन्टल लेंथ बन गई. अब मल्टीप्लाइड बाय अब हमने इसकी ये जो थिकनेस है ना इसको कम या ज्यादा कर सकते हैं. लेट से हमने इसकी थिकनेस को ज्यादा किया इसको हम W2 कह देते हैं. इस W2 में हम इंटरेस्टेड हैं. तो W2 मैं इसको इधर पिंक से हाईलाइट कर देता ताकि हमें पता लग जाए कि दिस इज व्हाट वी आर इंटरेस्टेड इन. मल्टीप्लाइड बाय क्योंकि हमने ट्यूब का डायमीटर उतना ही रखना है तो रेडियस भी उतना ही होगा. इसका मतलब है एरिया वुड स्टिल बी 2 पाई आर. ओके नाउ अगेन थिंग्स विल गेट कैंसल्ड आउट. पाई सिग्मा और सिग्मा यहाँ से कटता है ये दोनों स्ट्रेस थे. ओके 2 पाई आर एंड 2 पाई आर कैंसल्स आउट. तो नया जो W2 है दैट विल बी इक्वल टू ये वाला 2 वहां जाके मल्टीप्लाई हो जाता है. दैट शुड बी इक्वल टू 2W. दैट मीन्स स्ट्रेस को आधा करने के लिए हमें इस थिकनेस को डबल करना है. स्ट्रेस को आधा करने के लिए हमें थिकनेस को डबल करना है. तो करेक्ट आंसर होपफुली इसका सी होना चाहिए अनलेस इफ आई हैव मेड अ कैलकुलेशन एरर. स्ट्रेस हाफ है या W है 2 पाई आर है 2 पाई आर सारा कुछ कैंसिल आउट हो जाता है. ओके send me a message please. Okay, so here is question number 5. It says a scientist is investigating the property of a new material. Okay, she plots excuse me, she plots a force extension graph for the material up to its breaking point. Up to its breaking point. Okay, ठीक है. फिर which statement must be correct? Okay, which statement must be correct? Okay, the area under the graph from P to R is the strain energy stored in the material. ऐसा तो नहीं है. मटेरियल अप टू इट्स ब्रेकिंग पॉइंट पहले वो लीनियर प्रोपोर्शनैलिटी तक एक्सटेंड होता है उसके बाद फिर वो प्लास्टिक डिफॉर्मेशन तक जाता है फिर उसके बाद वो ब्रेक होता है. अब इसमें लिखा है द एरिया अंडर द ग्राफ फ्रॉम P टू R इज द स्ट्रेन एनर्जी स्टोर्ड इन द मटेरियल. ये बात तो ठीक नहीं है क्योंकि अगर यहां तक जहां तक पहली लिमिट ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी होती है ना यहां तक हम जितना वर्क करते हैं वर्क डन ऑन स्प्रिंग वो सारा वर्क डन उस स्प्रिंग के अंदर स्टोर्ड स्ट्रेन एनर्जी के बराबर होता है. स्टोर्ड एनर्जी स्ट्रेन स्टोर्ड एनर्जी के बराबर होता है. लेकिन जब वो अपनी लिमिट ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी क्रॉस कर जाता है प्लास्टिक डिफॉर्मेशन तक चला जाता है फिर उसके बाद आपने वर्क ज्यादा किया होता है क्योंकि जितना वर्क आप कर रहे होते हैं उसमें से थोड़ा सा हिस्सा उसकी परमानेंट डिफॉर्मेशन के लिए इस्तेमाल हो जाता है और बाकी हिस्सा उसमें स्टोर होता है. सो इफ द लिमिट ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी is reached
limit of proportionality is reached, work done is not equal to strain energy stored. That's an important point. तो वो कह रहा है P से R तक जो सारा एरिया अंडर द ग्राफ है वो स्ट्रेन एनर्जी के बराबर है, जो कि ठीक नहीं है. The area under the graph from P to R is the work done in stretching the material. I think ये बात ठीक होनी चाहिए. The material stretches elastically from Q to R. ये बात तो गलत है. Elastic deformation लिमिट ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी है, उससे सिर्फ थोड़ा सा आगे तक होती है, बहुत आगे तक नहीं होती, इसलिए ये भी गलत है. मटेरियल स्ट्रेचेस प्लास्टिकली फ्रॉम पी टू क्यू. पी से क्यू तक तो ये इलास्टिक डिफॉर्मेशन है, परमानेंट डिफॉर्मेशन नहीं है, इसलिए डी भी गलत हो गया. होपफुली इसका करेक्ट आंसर बी होना चाहिए. और ये क्वेश्चंस रिसेंटली मुझे इकरा ने भेजे थे. इकरा, होपफुली वी आर गेटिंग द राइट आंसर. Moving on to the next question. ये भी I think similar question है. Question number 6 है for the video. The graph shows the variation with stress of the strain of a material as it is extended elastically. आप देखें यहाँ तक limit of proportionality है, यहाँ से थोड़ा सा आगे जो है ना वो इलास्टिक, अभी तक भी इलास्टिक है लेकिन लिमिट से थोड़ा सा आगे है बस. ये अगर और आगे हो जाता तो फिर ये प्लास्टिक डिफॉर्मेशन कंसिडर की जाती. Anyway, why is the strain energy per unit volume of the material not the area under the graph? अच्छा जी, आपको मैं जरा याद करवाना चाहता हूँ कि strain energy was equals to half into F into E. Imagine करें right now, ये वाला पार्ट नहीं है जिसको मैंने पिंक से शेड किया. मैं आपको एक बात जरा रिकॉल करवाना चाहता हूँ, मेरे पिछले लेसन्स में वो मौजूद है. इस ग्राफ के नीचे का जो एरिया है ना सारा, ये स्ट्रेन और स्ट्रेस ग्राफ है. ओके, देयर इज अ प्रॉब्लम. इट शुड हैव बीन अ स्ट्रेस स्ट्रेन ग्राफ, फिर ठीक होता ये. दैट्स नॉट राइट. एनीवे, लेट्स अज्यूम, अभी मैं बाकी क्वेश्चन नहीं देख रहा, मैं आपको ये बात बताना चाहता हूँ. लेट्स से ये स्ट्रेस और स्ट्रेन ग्राफ है. फिर अगर आप इसके नीचे का ये वाला एरिया फाइंड आउट करें तो दैट्स गोइंग टू बी इक्वल टू हाफ इनटू स्ट्रेस इनटू स्ट्रेन. स्ट्रेस होता है फोर्स डिवाइडेड बाय एरिया और स्ट्रेन होता है एक्सटेंशन डिवाइडेड बाय द ओरिजिनल लेंथ. आप इसमें से नोटिस करें, ये जो मैं पिंक से शेड कर रहा हूं पार्ट, हाफ इनटू एफ इनटू ई, isn't all of this equals to strain energy? Yes, it is. और नीचे क्या बचेगा? क्रॉस सेक्शनल एरिया इनटू द ओरिजिनल लेंथ. And isn't this area into the original length equal to the volume? Of course it is. तो strain energy पर यूनिट वॉल्यूम. अगर स्ट्रेस स्ट्रेन ग्राफ हो तो इसका जो एरिया अंडर द ग्राफ है दैट शुड बी इक्वल टू स्ट्रेन एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम. दैट मींस उस ऑब्जेक्ट में जितनी एनर्जी स्टोर हुई है और उसकी जो वॉल्यूम है उसको डिवाइड कर दोगे तो वो इस ग्राफ के एरिया के बराबर होना चाहिए. ओके, ये बात मैं पिछले लेक्चर्स में भी बता चुका हूं आपको. इफ यू वांट टेक अ स्क्रीनशॉट ऑफ दिस. ओके, क्योंकि ये आपके सिलेबस में नहीं लिखा लेकिन क्वेश्चन में आ जाता है कभी कभी, तो ये बात मैं पहले बता भी चुका हूँ, एक दफा फिर से बता दिया आपको. नाउ लेट्स सी व्हाट द क्वेश्चन डिमांड्स ओवर हियर. द क्वेश्चन सेज, ये है जी स्ट्रेन स्ट्रेस ग्राफ. तो व्हाई इज द स्ट्रेन एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम ऑफ द मटेरियल, एग्जैक्टली वही बात हमसे पूछ रहा है, इज नॉट द एरिया अंडर द ग्राफ. ओके, द ग्राफ इज नॉट अ स्ट्रेट लाइन, मोस्टली इट इज. ओके, द ग्राफ इज स्ट्रेन स्ट्रेस इंस्टेड ऑफ एक्सटेंशन फोर्स, ये बात तो गलत है. मटेरियल पॉलीमेरिक, ये भी गलत है. पॉलीमेरिक वो होते हैं जिनके लिए स्ट्रेट लाइन नहीं बनती, जैसे रबर होता है ना, रबर बैंड्स होते हैं, उनके लिए ग्रास यूजुअली ऐसे बनते हैं, लेकिन ये हमारे सिलेबस में मेंशन्ड नहीं है, लेकिन फिर भी मैं बता चुका हूँ. मे बी एग्जामिनर वांट्स टू इंक्लूड इट. एनीवे, द ग्राफ इज नॉट अ स्ट्रेट लाइन, इस बात से तो कोई फर्क ही नहीं पड़ता. द एक्सेस आर द रॉन्ग वे अराउंड. दिस इज द फर्स्ट थिंग दैट आई आइडेंटिफाइड. इट शुड हैव बीन अ स्ट्रेस स्ट्रेन ग्राफ. होपफुली, आई थिंक इकरा ने भेजा है. इकरा, होपफुली दैट्स द करेक्ट आंसर. Okay, I believe it is. Okay. Let's take a little break and see if you are with me right now or not.
All right, moving on to the next question. Question number 7. Okay, इस तरह के questions अब बहुत ज़्यादा relevant तो नहीं है, लेकिन टेस्ट में आ सकते हैं. Let's see. It says a rubber band is stretched and then relaxed to its original length. देखो ये polymeric solid का ग्राफ है. Polymeric solids. इसमें 0 से लेके Q तक ये वो है जब हम उसके ऊपर लोड बढ़ा रहे थे. दिस इज कॉल्ड द लोडिंग ग्राफ. और Q से लेके वापस O तक ये वो वाला ग्राफ है जब हम उस पे से लोड रिमूव कर रहे थे. दिस इज कॉल्ड द अनलोडिंग ग्राफ. टुगेदर दे आर कॉल्ड लोडिंग एंड अनलोडिंग ग्राफ. इसमें हमने ये जो सारा जो मैं रेड से शेड कर रहा हूं, दिस रेड से शेडेड वाला एरिया वुड रिप्रेजेंट जो वर्क डन हमने किया है उसको स्ट्रेच करने में. एंड this green area is representing the work done or the energy that the spring gives back when it is allowed to go back to its original position. ये बेसिकली रबर बैंड के लिए होगा. जो पहले शेड किया था रेड वाला was for when you apply. घूम गया, एक मिनट जी. जो पहले शेड करके दिखाया था ये वाला सारा रेड वाला is the work done when we are stretching the spring. And what is happening anyway, and this green area here is representing the kinetic energy or the energy that the spring gives back to us. तो फिर सवाल ये पैदा होता है कि सर ये वाला जिस एरिया को आप ऑरेंज से शेड कर रहे हैं ये कहाँ जा रहा है. दिस इज एक्चुअली called hysteresis loss. Hysteresis loss, it's not directly relevant in our course. This is the thermal energy that gets absorbed in the molecules of rubber. ये रबर बैंड होगा यकीनन. तो रबर बैंड के जो मॉलिक्यूल्स होते हैं ना वो एक्स्ट्रा थर्मल एनर्जी खुद एब्जॉर्ब कर लेते हैं जिससे उनकी वाइब्रेशंस फास्टर हो जाती हैं जिससे रबर बैंड हीट अप हो जाता है. रबर बैंड हीट्स अप. ओके, होपफुली एवरीथिंग इज क्लियर फ्रॉम दिस नाउ. हमसे कहते हैं which statement but the process is correct. Area X is the energy which heats the band as it is stretched to extension E. I think that is correct, लेकिन बाकी भी पढ़ लेते हैं. Area X and area Y is the minimum energy required to stretch the band to extension E. Minimum energy. Okay, minimum energy तो नहीं है तो work done है. Okay. Area X is the elastic potential energy stored in the band. ये बात तो बिल्कुल ही गलत है. Area Y minus area X is the net work done. That's not correct either. Net work done तो ज्यादा था. Okay. So I think correct answer इसका A ही होना चाहिए. जी भेजा किसने था जरा वेरीफाई कीजिएगा आंसर प्लीज. Okay. Area X is the energy which heats the band as it stretched to extension E. Okay, I would like to make a little correction here. इसमें लिखा है extension E, यानी वहां तक हमने उसको stretch किया है. लेकिन ये hysteresis वाली energy तब आती है जब हम उसको stretch करने के बाद relax भी करते हैं, तब ये एनर्जी उसमें स्टोर होती है. दैट इज व्हाट आई मिस्ड ओवर हियर. उसने सिर्फ एक्सटेंशन तक हमें कहा हुआ है. ओके, इसलिए ए इन दिस क्वेश्चन शुड नॉट बी द करेक्ट आंसर, क्योंकि एक सिर्फ स्ट्रेच तक कहा है, रिलैक्स तक का नहीं कहा, इसलिए ये ठीक नहीं है. नाउ वी लुक एट द ऑप्शन बी व्हिच Ikra claims is the correct answer. Let's see what it says. Area X plus area Y is the minimum energy required to stretch the band to extension E. अच्छा जी, minimum energy. So isn't energy or work done almost the same things? Yes. MCQs में हमें suitable option ही देखनी पड़ती है. जरूरी नहीं है कि वो हर दफा exactly 100% ठीक भी हो. Okay, so we have to choose the option that makes the most sense. So here, energy and work done, they are almost the same things. That is why this should be the correct option of from the other three. क्योंकि C तो मेरी ओपिनियन में बिल्कुल ही गलत थी.
डी में उसने कहा है नेट वर्क डन। नेट वर्क डन तो जाने और आने दोनों के वर्क का डिफरेंस होना चाहिए था, जबकि ये एरिया एक्स प्लस वाई ये पूरा जाने वाला वर्क डन है, और जाने वाला मतलब लोडिंग वाला, और ये जो ग्रीन वाला है ये अनलोडिंग वाला वर्क डन है। दोनों को सब्ट्रैक्ट करते तो आता, लेकिन ये तो एरिया वाई में से एरिया एक्स को सब्ट्रैक्ट कर रहा है, इसलिए ये भी ठीक नहीं है। सो ए और बी इन दोनों में कंफ्यूजन था। एरिया ए में अगर वो कह देता स्ट्रेच टू एक्सटेंशन ए एंड रिलैक्स, तो फिर ये ज्यादा सूटेबल ऑप्शन होनी चाहिए थी, बट नाउ बी इज द करेक्ट आंसर। होपफुली यू फाइंड दिस डिस्कशन यूजफुल। मेरी बातें समझ आई हैं तो मुझे बताइएगा प्लीज। ओके, ठीक है, चलो जल्दी से। ऑप्शन बी मुझे कहा जा रहा है, ऑप्शन बी क्यों गलत है? ऐसे ही है, जैसे समझ आ गई सारी बातें। ऑप्शन ए क्यों गलत है ये प्लीज रिपीट कर। ऑप्शन ए में उसने कहा था सिर्फ स्ट्रेच हो रही है। ऑप्शन ए तब ठीक होती है अगर स्ट्रेच होने के बाद रिलैक्स भी हो रहा होता ना, तब ऑप्शन ए ठीक होनी थी। ओके, लेट्स ट्राई टू स्क्वीज इन वन मोर क्वेश्चन बिफोर आवर टाइम रन्स आउट। ये स्ट्रेस वाला क्वेश्चन तो मैंने ऊपर भी सॉल्व किया हुआ है, तो मैं आपको ये डॉक्यूमेंट भी भेज दूंगा। लेट्स ट्राई वन मोर क्वेश्चन एंड देन दैट्स इट for today. This is question number 8, hopefully. A lift is supported by two steel cables, each of length 20 meters. अच्छा जी, ये है length. Each of the cable consists of 100 parallel steel wires. Okay, 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 okay. ये हमारे पास छत है, ये हमारे पास वो लिफ्ट है। ऐसे हमारे पास दो केबल्स हैं, ये दो केबल्स हैं, और हर केबल के अंदर हमारे पास 100 स्ट्रैंड्स हैं, 100। हम्म, तो इसका मतलब है टोटल नंबर ऑफ स्ट्रैंड्स हो गए 200। ओके, और हर स्ट्रैंड ईच वायर का क्रॉस सेक्शनल एरिया ये गिवन है। यंग्स मॉडुलस ऑफ स्टील इतना है। Which distance does the lift move downward when a mass of 70 kg? अच्छा, जब इसमें एक 70 kg जितना बंदा घुस जाएगा ना, तो उसका वेट होगा 700 न्यूटन। मतलब ये जो 700 न्यूटन है, ये इन सारे 200 वायर्स को नीचे की तरफ स्ट्रेच करेगी। ओके, 700 न्यूटन इसका वेट है। वो सारा वेट, वो सारा लोड, ये सारी 200 तारे होल्ड करेंगी, पकड़ के रखेंगी, सपोर्ट करेंगी। ओके, विच डिस्टेंस डज द लिफ्ट मूव डाउनवर्ड्स? तो ये जो लिफ्ट है ये ऐसे थोड़ा सा नीचे की तरफ जाती है, तो बेसिकली जितनी इन तारों में एक्सटेंशन आएगी, ये लिफ्ट उतना ही तो नीचे की तरफ जाएगी ना। कैसा खूबसूरत सवाल है। बंदा उस लिफ्ट में चढ़ता है जिससे लिफ्ट थोड़ी सी नीचे जाती है, वो लिफ्ट नीचे उतना ही नीचे जाती है जितनी कि उन तारों में एक्सटेंशन क्रिएट होती है। सो यंग्स मॉडुलस होता है F × L/EA। यंग्स मॉडुलस ऑफ स्टील आपको बताया है 2.1 इंटू 10⁻11 है। फोर्स कितनी है जी? फोर्स है 700। लेंथ कितनी है जी? हर तार की 20 मीटर्स लेंथ है। एक्सटेंशन हमने फाइंड आउट करनी है, और क्रॉस सेक्शनल एरिया कितना है? ये एक तार का है 3.2 इंटू 10⁻⁻6। आपके पास टोटल 200 तारे हैं, तो जब मैंने फोर्स टोटल इस्तेमाल की है, तो एरिया भी टोटल इस्तेमाल होना चाहिए। 3.2 इंटू 10⁻⁻6, और इसके साथ हम मल्टीप्लाई कर देते हैं 200। यहां से अगर ई आपने निकालना है, ई उधर ले जाएं। E equals to 700 into 20. All of this is divided by 2.1 into 10 की power 11 into 3.2 into 10 की power -6 into 200। जी जल्दी से जरा सॉल्व करके बता दें क्या आंसर आया एक्सटेंशन का। ये सारे मिलीमीटर्स में है, आपने बाकी चीजें सारी ऐसा यूनिट में डाली हैं तो मीटर्स में आएगा, फिर उसको आपको मल्टीप्लाइड विद 1000 करना पड़ेगा, तो तब जाके आंसर मिलीमीटर में आएगा जी। जल्दी से जरा चूज करके बता दें क्या आंसर है। जी, मैं एक बात यहाँ आपके लिए क्लैरिफाई कर देता हूँ जी बेटा, जब सिलेबस में मेजर चेंजेस आती है ना, तो जो एग्जामिनर आपको आउटलाइन बना के देता है, सिलेबस आउटलाइन की, यू कैंट बी 100% रिलायंट ऑन दैट, बिकॉज मे बी अ क्वेश्चन जो हमें टीचर्स को ऐसे समझ आ रहा हो कि अब वो सिलेबस में नहीं है, लेकिन हो सकता है एग्जामिनर जब पेपर बना रहा हो उसके माइंड में ये बात हो कि नहीं, ये बात तो
उस वाले सिलेबस आउटकम से रेलिवेंट है जो मैंने मेंशन किया हुआ है। इसीलिए हम जब भी सिलेबस चेंज पढ़ाते हैं तो थोड़ा थोड़ा पिछले सिलेबस का भी बताते जाते हैं। अब अगर आप उसको आउट ऑफ सिलेबस कहेंगे तो ये बात ठीक नहीं है एग्जैक्टली, बिकॉज एग्जामिनर हो सकता है कुछ पार्ट्स ऐसे इंक्लूड कर दे जो कि पहले रेलिवेंट थे, अब हमें लगता है कि नहीं है, लेकिन हो सकता है एग्जामिनर को लगता हो। इसीलिए ना आपका फाइनल ईयर का रिजल्ट 270 की बजाय 260 में से बनाया जाता है। 10 मार्क्स की वो चीजें होती हैं जो एग्जामिनर कॉम्पनसेट करता है, अगर कहीं पर कोई गलती से कोई अननेसेसरी बात ऐसी जो सिलेबस में रेलिवेंट डायरेक्टली नहीं थी लेकिन फिर भी इंक्लूड हो गई, तो वो कॉम्पनसेशन वहां से आ जाती है। ठीक है, इसीलिए बेशक चीजें अगर सिलेबस में डायरेक्टली ना लिखी भी हों, लेकिन फिर भी उनको पढ़ लेना चाहिए फॉर एक्स्ट्रा क्रेडिट। सो व्हाट इज द आंसर एवरीवन? जब तक आप अपनी कैलकुलेशंस खुद नहीं परफॉर्म करेंगे तब तक आप कुछ भी नहीं हासिल कर सकते, कोई प्रैक्टिस नहीं होगी आपकी। बताया जा रहा है 0.104, 0.104 फाइनल आंसर 0.104 मिलीमीटर्स है। तो आंसर तो उस हिसाब से सी बनता है। जिन्होंने भी भेजा है मैं उम्मीद करता हूँ वो हमारे साथ यहाँ मौजूद होंगे या होंगी, और होपफुली आप इस आंसर को वेरीफाई कर सकते हैं। आज का हमारा टाइम यहाँ पे खत्म होता है। वी हैव ट्राइड टू स्क्वीज इन अ लॉट ऑफ क्वेश्चंस। थैंक यू वेरी मच फॉर जॉइनिंग मी हियर। जो रह गए हैं आई अपोलोजाइज फॉर दोज क्वेश्चंस। होपफुली आई विल फाइंड आउट सम टाइम एंड सॉल्व दोज फॉर यू एज वेल। इफ यू वांट दिस डॉक्यूमेंट मैं आपको शेयर कर दूंगा, आप इन्हीं क्वेश्चंस को फिर से भी एक दफा ट्राई कर सकते हैं। ठीक है जी, थैंक यू वेरी मच, यू बीन एन एक्सीलेंट ऑडियंस। सी यू टुमारो होपफुली इन क्लास। अल्लाह हाफिज।